अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर 2 स्टार्ट करना है। चैप्टर 2 में हमारा चैप्टर 2 का नाम है वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम। उसमें फ़र्स्ट जो डेफिनेशन हमने माइंड में रखनी है वो है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हम उनको कहते हैं जिन क्वांटिटीज़ को हम मेजर कर सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन मैंने क्या लिखी है, क्वांटिटीज़ दैट कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। मसलन लेंथ को आप मेजर कर सकते हो, मास को मेजर कर सकते हो, टाइम को मेजर कर सकते हो, वेलोसिटी को मेजर कर सकते हो। तो ये जिस भी चीज़ को, जिस भी क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं वो क्वांटिटीज़ हम क्या कहलाती हैं, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो है उनकी आगे से दो कैटेगरीज़ हैं, एक है वेक्टर क्वांटिटीज़ और दूसरी है स्केलर क्वांटिटीज़। वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ विच रिक्वायर मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड यूनिट, यानी ऐसी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत हो, डायरेक्शन भी चाहिए और साथ में हमें यूनिट भी बताने हैं। फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है उनकी मुकम्मल वजाहत के लिए, उनको हम क्या नाम देते हैं, वेक्टर का। मसलन वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी की एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है, वेलोसिटी के यूनिट होते हैं मीटर पर सेकेंड, उसकी मैग्नीट्यूड होती है। मसलन मैं कहता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है ईस्ट की डायरेक्शन में, तो 5 उसकी मैग्नीट्यूड है, मीटर पर सेकंड उसके यूनिट हैं और ईस्ट उसकी क्या है, डायरेक्शन है। तो ऐसी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए, यूनिट भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, ऐसी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को हम क्या नाम देते हैं, वेक्टर्स का नाम देते हैं। इसी तरह फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की दूसरी हमारे पास टाइप है स्केलर। स्केलर क्या है? स्केलर ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड चाहिए और उनके यूनिट हमें बताने होते हैं। उन फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, यानी उनकी मुकम्मल वजाहत के लिए हमें सिर्फ यूनिट बताने हैं और मैग्नीट्यूड बतानी है। मसलन आप राइस लिखते हो, आप कहते हो 5 kg, तो इसमें हमें 5 मैग्नीट्यूड है, kg उसके यूनिट हैं, उसमें हमें डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं है। हम ये नहीं कहेंगे कि 5 kg राइस टूवर्ड्स ईस्ट या वेस्ट। तो स्केलर ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको बताने के लिए हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए और साथ में क्या चाहिए, यूनिट। आगे चल के जिन चीज़ों के बारे में हमने डिटेल से पढ़ना है वो क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ की हमने ऑलरेडी डेफिनेशन कर ली। अब रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है वेक्टर क्वांटिटीज़ को, रिप्रेजेंटेशन जो है वो वेक्टर क्वांटिटीज़ की किस तरह से होती है। तो रिप्रेजेंटेशन वेक्टर क्वांटिटीज़ की दो तरह से है। एक हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और दूसरी जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इन दोनों रिप्रेजेंटेशन को भी हम देखते हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? बुक में जब भी कहीं पे वेक्टर होगा, इन बुक्स वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय बोल्ड फेस कैरेक्टर सच एज ए। मसलन कोई वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है या एक्सेलरेशन है या कोई वेक्टर है, ए वेक्टर है या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है या आर वेक्टर है, कोई भी वेक्टर उन्हें ज़रा गहरा करके कंप्यूटर राइटिंग में या बुक के अंदर जहाँ पे भी वेक्टर लिखा होगा ना, बुक के अंदर आप देखेंगे वहाँ पे उन्हें बोल्ड फेसेस में लिखा होगा। तो वेक्टर को बुक्स के अंदर जब लिखते हैं तो बोल्ड फेसेस के अंदर उसे लिखा जाता है। हैंड रिटन में सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो होती है ना, हैंड रिटन में हाथ से जब आपने लिखना है, मसलन आप जब किसी वेक्टर को लिखोगे तो हम ज़ाहिर है उसे बोल्ड नहीं करेंगे, हम उसके ऊपर एरो डाल देंगे या उस वेक्टर के ऊपर लाइन लगा देंगे या उस वेक्टर के नीचे लाइन लगा देंगे। तो इस तरह हैंड रिटन में इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। बुक्स के अंदर ये कंप्यूटर राइटिंग में बोल्ड फेस करके लिखा जाता है। फिर वेक्टर को मैंने बताया कि वेक्टर को जब रिप्रेजेंट करना है तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए मसलन मैं कहता हूँ कोई एक वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये मैं हैंड रिटन से लिख रहा हूँ तो इस पर एरो डाल रहा हूँ। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं कहूँगा 5 किलोमीटर और साथ बताऊँगा डायरेक्शन। तो इस वेक्टर को मैंने जब रिप्रेजेंट किया, इसमें दो चीज़ें हैं, ये उसकी क्या है, मैग्नीट्यूड और यूनिट है, और ये उसकी क्या है, डायरेक्शन है। अगर मैंने सिर्फ उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड को बताना है तो मैं इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड को लाइट फेस से लिखूँगा, लाइट फेस से इस तरह लाइट करके, या मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए उसकी साइड्स पे मैं 2 लाइंस लगा दूँगा। यानी मैं कहूँगा एक वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट जो कि 5 किलोमीटर ईस्ट, मैं कहूँ इसकी मैग्नीट्यूड क्या है, तो उसकी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे लाइट फेस के अंदर लिख देना है और यहाँ पे सिर्फ लिख देना है 5 किलोमीटर, ये उसकी मैग्नीट्यूड है। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है फिर मैं लिखूँगा 5 किलोमीटर और साथ में उसकी डायरेक्शन लिखूँगा जो कि ईस्ट उसकी डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है सिंबॉलिक, कंप्यूटर राइटिंग के अंदर और हैंड रिटन के अंदर।
फिर उसकी वेक्टर की जो दूसरी रिप्रेजेंटेशन है जिसका हमें पता होना चाहिए वो उसकी रिप्रेजेंटेशन है ग्राफिकल। ग्राफिकली वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ग्राफिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं एक लाइन से, और उस लाइन पे हम क्या लगा देते हैं? एरो हेड लगा देते हैं। फिर आगे मैंने फर्दर इसमें ये बात लिखी है कि लेंथ ऑफ अ लाइन अकॉर्डिंग टू चूजन स्केल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड। उस लाइन की जो लंबाई है ना वो वेक्टर की मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, और उसका एरो हेड जो है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इस सारी स्टेटमेंट को, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मसलन मैं कहता हूँ ये एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, मैंने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है? 5 किलोमीटर ईस्ट। पहले मैं स्केल लूँगा, जब मैंने लाइन लगानी है मैंने 5 किलोमीटर लंबी लाइन नहीं लगानी, मैंने पहले स्केल चूज़ किया। मैंने कहा 1 किलोमीटर जो है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो इसका मतलब 5 किलोमीटर किसके इक्वल होगा? 5 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। तो मैं रूलर की मदद से एक लाइन लगाऊंगा। लाइन कैसी लगाऊंगा? 5 किलोमीटर वाली लाइन लगाऊंगा। 5 किलोमीटर का मतलब है 5 सेंटीमीटर की मैं लंबी लाइन लगा दूंगा। फिर ईस्ट इस साइड पे होता है, ये मैंने इस साइड पे ईस्ट को लिया मैं, तो जिधर ईस्ट है लाइन लगा के ईस्ट वाली साइड पे मैंने क्या लगा देना है? एरो लगा देना। तो ये एक वेक्टर था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 5 किलोमीटर ईस्ट। इसको मैंने वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। इस लाइन की जो लेंथ है वो वेक्टर की मैग्नीट्यूड बता रही है अकॉर्डिंग टू चूजन स्केल। ये हमारा स्केल है, अपनी मर्ज़ी से मैंने लिया, मैंने कहा 1 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर के इक्वल है, और उसका एरो हेड जो है वो डायरेक्शन बता रहा है, ईस्ट वाली डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह हम एक वेक्टर जो है उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ हमने इसके अंदर देखनी है वो ये है कि नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास आ जाता है वो है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम? इसको देखने से पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस का हमें पता होना चाहिए। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं? हम दो लाइंस ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ये लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो टू लाइंस ड्रॉन एट राइट एंगल टू ईच अदर आर नोन एज कोऑर्डिनेट एक्सिस। दो लाइंस हैं वो एक दूसरे के साथ राइट एंगल है, परपेंडिकुलर है, उन्हें हम कहेंगे वो क्या है? कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं। एंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज़ नोन एज ओरिजिन। और जहाँ पे ये लाइंस आपस में मिल रही हैं, इंटरसेक्ट करने का मतलब होता है मिलना, उस पॉइंट को ओरिजिन यानी ओ से रिप्रेजेंट कर देंगे। फिर ये जो सिस्टम है जिसमें हमने दो लाइनें लगाई परपेंडिकुलर, वो जहाँ पे मिल रही हैं उसको हमने ओरिजिन का नाम दिया। इस सिस्टम को हम नाम देते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर वर्ड आया राइट एंगल से, क्योंकि इन दोनों एंगल्स में लाइंस में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। इस वजह से हमने वर्ड क्या यूज़ किया? रेक्टेंगुलर। इसके लिए दूसरा वर्ड हम यूज़ करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। फिर इस सिस्टम के अंदर हमने एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, एक वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है। तो नेक्स्ट हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन ये बनता है कि हाउ डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर इन अ प्लेन इज़ रिप्रेजेंटेड। प्लेन क्या होती है? 2 डायमेंशन, जिस तरह ये पेज है ये एक प्लेन है, 2 डायमेंशन थिंग, यानी उसमें 2 एक्सिस हम लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। कोई से भी 2 एक्सिस ले सकते हैं, बेसिकली 3 एक्सिस होते हैं। तो किसी भी वेक्टर को हमने इस प्लेन के अंदर यानी 2 डायमेंशन के अंदर रिप्रेजेंट करना है। तो डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर इन अ प्लेन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द एंगल। ये एक वेक्टर है, ये किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में है, ठीक है, इसको हमने प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट करना है। तो हम इस वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एंगल से। किस एंगल से? जो ये वेक्टर बनाएगा, जो लाइन वेक्टर की बनाएगी, किसके साथ? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। एक्स एक्सिस जब हमने ये 2 लाइनें ड्रॉ की हैं ना, इन 2 लाइंस में ऊपर जो हमने 2 लाइंस ड्रॉ की थी, राइट साइड पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस होते हैं, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव एक्स एक्सिस, अपवर्ड साइड पे पॉजिटिव वाई एक्सिस होते हैं, डाउनवर्ड साइड पे नेगेटिव वाई होता है। तो ये हमने देखना है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए कि वो वेक्टर एंगल बना रहा है, किसके साथ एंगल बना रहा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। किस डायरेक्शन में बना रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। ये इस तरह जब मूव करते हैं ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, अगर ऐसे हो तो वो क्लॉकवाइज होती है। यानी एक वेक्टर को हमने प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करना है? एक एंगल से, इस वेक्टर की लाइन को एक एंगल से, जो एंगल बना रहा है किसके साथ? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। प्लेन के अंदर हमने रिप्रेजेंट कर दिया। फिर हमने एक वेक्टर को स्पेस के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करना होता है? स्पेस का मतलब होता है हमने 3 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करना है, 3 डायमेंशन में। उसके लिए हमें 3 एक्सिस होते हैं। हमारे पास 3 एक्सिस कौन कौन से होते हैं? 2 एक्सिस, एक एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस हैं, दूसरे वाई एक्सिस हैं, और थर्ड जो एक्सिस हैं वो जेड एक्सिस होते हैं। एक एक्सिस एक्स एक्सिस, दूसरे वाई एक्सिस और तीसरे एक्सिस जेड एक्सिस होते हैं। ये तीनों एक्सिस एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना रहे होते हैं।
अब एक बात याद रखनी है कि ज़रूरी नहीं है एक्स एक्सिस इधर लें, आमतौर पे एक्स एक्सिस को हॉरिजेंटल लिया जाता है, मगर ये जो मैंने डायग्राम बनाई है इसमें मैंने एक्स एक्सिस ली है, असल में ये ऐसे ऊपर की तरफ है, वाई एक्सिस ऐसे हैं और जेड एक्सिस ऐसे हैं, ठीक है, ये वाई एक्सिस हैं, ये जेड एक्सिस हैं और एक्स एक्सिस ऐसे ऊपर की तरफ है। ऊपर की तरफ पेज पे मैं शो नहीं कर सकता, इस वजह से मैंने इस तरह से लाइन लगाई है। तो अब एक वेक्टर को स्पेस के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये मैंने वेक्टर की लाइन लगा ली। अब इसके स्पेस के अंदर जब रिप्रेजेंट करना है तो 3 एंगल देखने हैं। एक वो एंगल देखना है जो वो एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, उस एंगल को नाम दे देना है अल्फ़ा का, और एक वो एंगल देखना है जो वेक्टर बना रहा है वाई एक्सिस के साथ, उस एंगल को नाम दे देना है बीटा का, और एक वो एंगल देखना है जो वेक्टर बना रहा है जेड एक्सिस के साथ, उस एंगल को हमने नाम दे देना है गैमा का। तो यहाँ से हमने 2 बातें सीखी। अगर प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट करना है, प्लेन में 2 एक्सिस होते हैं, उसमें वेक्टर को हमने रिप्रेजेंट करना है एंगल से जो वेक्टर बनाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर वेक्टर को हमने रिप्रेजेंट करना है स्पेस में, तो स्पेस में वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं 3 एंगल से जो वो बनाता है एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ। ठीक हो गया, ये वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन हो गई। उसके बाद हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन देखना है, वो है हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, ऐड वेक्टर्स को कैसे करते हैं। ठीक है, वेक्टर को ऐड करने का जो तरीका है, लेट्स सपोज हमारे पास एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी। हेड टू टेल रूल इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो पहला वेक्टर है हमने ए प्लस बी मालूम करना है, ये वेक्टर ए है, इसके हेड के साथ मैंने वेक्टर बी की टेल को ज्वाइन कर देना है। ये वेक्टर ए था, इसके हेड से मैंने वेक्टर बी की टेल को ज्वाइन कर दिया। इसका रिजल्टेंट कैसे लिखेंगे, पहले वेक्टर की टेल से दूसरा जो वेक्टर है उसके हेड तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये उनकी एडिशन को रिप्रेजेंट करेगा, ए प्लस बी को रिप्रेजेंट करेगा। तो यही बात हमने लिखी है कि कंसीडर 2 वेक्टर्स ए एंड बी, देयर सम कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ड्राइंग देयर रिप्रेजेंटेटिव लाइंस। ये उनकी रिप्रेजेंटेटिव लाइंस हैं जो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इन सच अ वे दैट टेल ऑफ वेक्टर बी, बी की जो टेल है वो कंसाइड करे, कंसाइड का मतलब होता है मिलना, किसके साथ कंसाइड करें, विद द हेड ऑफ वेक्टर ए, बी की टेल ए के हेड से कंसाइड करें। नाउ ज्वाइन टेल ऑफ ए, अब ए की टेल को ज्वाइन करना है किससे, बी के हेड के साथ, तो ये हमारे पास उसका क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा, इसे ए प्लस बी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो रूल है इस तरह से वेक्टर्स को ऐड करने का, तो यहाँ पे मैंने ये लिखा है कि द लाइन, वो लाइन जो कि रिप्रेजेंट कर रही है ए प्लस बी को इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी ये जो मैंने रिजल्टेंट ड्रॉ किया था, ये 2 वेक्टर्स को ऐड करते हुए, 2 वेक्टर्स ए और बी को ऐड करते हुए, ये जो लाइन है इस लाइन की लेंथ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है और इसका एरो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी ये जो लाइन है ये मैग्नीट्यूड भी बता रही है, उसकी लेंथ मैग्नीट्यूड बता रही है, और उसका एरो सम का ए प्लस बी का डायरेक्शन को बता रहा है। तो यही बात आगे थ्योरेटिकल फॉर्म में मैंने लिखी है। थ्योरेटिकल फॉर्म में मैंने क्या लिखा है कि लाइन जो है, जो रेड कलर की लाइन पीछे मैंने ड्रॉ की थी, वो ए प्लस बी की मैग्नीट्यूड भी बताती है और डायरेक्शन भी बताती है। इस रूल को हम क्या कहते हैं, हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। वी कैन यूज़ दिस रूल टू ऐड मोर देन 2 वेक्टर। पहले हमने 2 वेक्टर ऐड किए, लेट्स सपोज हमने 3 वेक्टर ऐड करने हैं, ए बी और सी। रूल वही रहेगा, पहले के हेड के साथ दूसरे की टेल मिलानी है। ये ए वेक्टर था, इसके हेड से बी की मैंने टेल ज्वाइन कर दी, फिर बी के हेड के साथ मैंने सी की टेल ज्वाइन कर दी। ये 3 वेक्टर्स को मैंने ऐड किया। इनका सम कैसे आएगा, पहले वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर के हेड की तरफ एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वो उनके सम को रिप्रेजेंट करेगा। अब सम को लिखूंगा ए प्लस बी प्लस सी। इस तरह 2 से ज़्यादा 3 4 5 जितने भी वेक्टर उन्हें हम ऐड कर सकते हैं। फिर हमने ये शो करना है कि वेक्टर एडिशन इज़ कम्यूटेटिव, यानी वेक्टर को ऐड करते हैं वो कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव का मतलब ये होता है कि ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें, उन दोनों का आंसर बराबर आता है। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। जिस तरह मैथ के अंदर आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है कि लेट्स सपोज 2 + 3 इज इक्वल टू होता है 3 + 2 के, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इस तरह वेक्टर्स भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करता है कि ए प्लस बी और बी प्लस ए का आंसर सेम आता है। मसलन ये वेक्टर ए था, ये बी था, मैंने ए प्लस बी करना है। ए के हेड से मैंने किसको ज्वाइन कर देना है, बी की टेल को। पहले की टेल से लास्ट के हेड की तरफ लाइन ड्रॉ करूँगा, वो ए प्लस बी को रिप्रेजेंट करेगा, वो सम आ गया। फिर मैं क्या करता हूँ, मैंने बी प्लस ए करना है। पहले अभी मैंने ए प्लस बी किया, मैंने बी प्लस ए करना है, तो मेरा पहला वेक्टर बी है, मैं बी वेक्टर को लिखूँगा। बी के हेड से अब ए की टेल को ज्वाइन करूँगा, पहले की टेल से लास्ट के हेड की तरफ लाइन ड्रॉ करूँगा जो बी प्लस ए है। अब देखो बी प्लस ए वाली लाइन और ए प्लस बी वाली लाइन, दोनों लाइन सेम है, उनकी डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ए प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए है, कि वेक्टर एडिशन जो है वो क्या है, कम्यूटेटिव है। तो ये बात हमने लिखी है कि 2 वेक्टर हैं, ऐड करते हैं हम हेड टू टेल रूल से।
उनका सम जो है वो a प्लस बी ये हमारे पास आ गया। नो कंसीडर वेक्टर b टू बी द फर्स्ट वेक्टर। अब वेक्टर b हमारा पहला वेक्टर है, वेक्टर a टू बी द सेकंड वेक्टर, और a जो है सेकंड वेक्टर है। वी ऐड देम बाय हेड टू टेल रूल, इन्हें हेड टू टेल रूल से हमने क्या करना है, ऐड करना है। b प्लस ए इज़ सेम एज दैट ऑफ a प्लस बी, b प्लस ए जो आंसर आया वो a प्लस बी की तरह बिल्कुल आंसर जो है वो सेम है। सो वी कैन से a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, वैक्टर एडिशन जो है वो क्या है, कम्यूटेटिव है। उसके बाद एक और हमने डेफिनेशन देखनी है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, वो क्या है कि डिफाइन रिजल्टेंट वेक्टर। अब दो वेक्टर हैं, इनका रिजल्टेंट क्या है, ये आर इनका रिजल्टेंट है, जो कैसे आया, पहले की टेल से लास्ट के हेड को ज्वाइन करने से आया, दूसरे वेक्टर के हेड को ज्वाइन करने से आया। रिजल्टेंट का इफेक्ट वही होता है जो दोनों इंडिविजुअल का था, इन दोनों को मिला के जो इफ़ेक्ट बनता है वो हमारे पास रिजल्टेंट का इफ़ेक्ट बनता है। जैसे दो आपके पास नोट्स हैं 50-50 के, वो लहदा है, एक नोट 50 का ए है, एक बी है, या आपके पास एक नोट 100 का है 100, तो उस 100 वाले नोट का भी वही काम है जो दो 50-50 वालों का काम है। इस तरह जब हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं, जो रिजल्टेंट होता है उसका उतना ही इफेक्ट होता है जो इंडिविजुअल दोनों का था। तो इस बेस पे हम डिफाइन करते हैं कि रिजल्टेंट ऑफ नंबर ऑफ सिमिलर वेक्टर्स, वेक्टर एक जैसे होने चाहिए। मसलन वेलोसिटी वेक्टर हैं, दो वेलोसिटी वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, दोनों वेलोसिटी हों, ये नहीं कि एक वेलोसिटी वेक्टर है एक फोर्स वेक्टर है, वेलोसिटी और चीज़ है फोर्स और चीज़ है। सिमिलर का मतलब ये है कि दोनों वेक्टर की नेचर एक जैसी होनी चाहिए। अगर दोनों वेलोसिटी वेक्टर हैं, दोनों वेलोसिटी वेक्टर होने चाहिए, दोनों फोर्स हैं तो फोर्स को ही ऐड करना है। ये नहीं है कि एक फोर्स वेक्टर है एक वेलोसिटी वेक्टर, उनको आपस में ऐड ऐसे नहीं कर सकते। सिमिलर वेक्टर्स इज़ दैट सिंगल वेक्टर, यानी दो सिमिलर वेक्टर्स हैं, इनकी नेचर एक जैसी है, उनको ऐड करके जो एक सिंगल वेक्टर आता है हैज़ सेम इफेक्ट, उसका वही इफेक्ट होता है दैट ऑल ओरिजिनल वेक्टर टेकन टुगेदर, जो दोनों वेक्टर ने मिल के जो इफेक्ट होना था वही एक सिंगल वेक्टर का है। जिस तरह दो 50-50 के नोट से जो चीज़ खरीदनी है वो एक 100 के नोट से भी वही चीज़ आएगी। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो होता है जिसका इफेक्ट इंडिविजुअल जो दो वेक्टर हैं उनके कलेक्टिव इफेक्ट के इक्वल होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सब्ट्रैक्शन, वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। सब्ट्रैक्शन जो है वो बिल्कुल सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर इज इक्विवेलेंट टू वेक्टर एडिशन, यानी सब्ट्रैक्शन वेक्टर्स की वो वेक्टर एडिशन की तरह ही है, मगर होता क्या है, डायरेक्शन जो है ना उसमें जिस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना होता है उसकी डायरेक्शन रिवर्स कर देते हैं। मसलन ये एक वेक्टर ए है, ये बी है, बी को ए में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे, बी की डायरेक्शन चेंज कर देंगे। ये बी की डायरेक्शन इधर थी, हमने उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन कर दी, डायरेक्शन चेंज कर दी, उसे माइनस बी का नाम देंगे। अब करना इसको ए के अंदर ऐड है, ये ए वेक्टर है, ये माइनस बी वेक्टर है, इस बी की टेल को ए के हेड से ज्वाइन करेंगे, पहले की टेल से लास्ट के हेड की तरफ एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इनका सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, किया हमने ऐड ही है, मगर जिस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना था उसकी हमने डायरेक्शन चेंज कर दिया। तो यही बात मैंने लिखी है कि टू सब्ट्रैक्ट अ वेक्टर बी फ्रॉम ए, रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द बी एंड ऐड इट टू ए। बी की डायरेक्शन चेंज की, डायरेक्शन चेंज करके किया, उसको ए के अंदर ऐड ही है। तो सब्ट्रैक्शन बेसिकली क्या है, उसमें ऐड ही करते हैं, मगर जिस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना होता है उसकी हम क्या कर देते हैं, डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। तो ये सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ हमने देखनी है वो है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ स्केलर, जब हम किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं और स्केलर एक नंबर है, नंबर जो है वो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। जिस नंबर को हमने मल्टीप्लाई करना है वो नंबर हमेशा पॉजिटिव होगा, ग्रेटर दैन 0 का मतलब है पॉजिटिव। इसको मज़ीद देखते हैं कि क्या मतलब है इसका। उससे एक नया वेक्टर आता है एन ए, हैविंग द सेम डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन वही होती है जो ए वेक्टर की थी, मगर उसकी मैग्नीट्यूड n टाइम्स हो जाती है दैट ऑफ ए। इसका मतलब क्या है, मसलन मैं कहता हूँ ये एक वेक्टर था a, इसे मैंने एक नंबर से मल्टीप्लाई किया 2 से। अब ये सिर्फ एक नंबर है और ये ग्रेटर दैन 0 है। जब इस वेक्टर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, a को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, ये पॉजिटिव नंबर है, तो इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगी, 2a हो जाएगा, मगर डायरेक्शन वही रहेगी। इसका नंबर ज़रूरी नहीं 2 हो, नंबर 3 भी हो सकता है। जब मैं वेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा उसकी मैग्नीट्यूड 3 गुना हो जाएगी, 3a हो जाएगी। फिर अगर वो नंबर नेगेटिव है, मगर ऊपर तो मैंने अभी बात की है कि नंबर जो जिससे मल्टीप्लाई करना वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, नंबर लेस दैन 0 कभी भी नहीं होगा। तो फिर मैंने ये लिखा है n इज़ -2। ये माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब ये है कि इस वेक्टर को अगर मैंने -2 से मल्टीप्लाई करना है, नंबर 2 ही है, नंबर पॉजिटिव है। नेगेटिव का मतलब क्या है, मैंने उसकी डायरेक्शन चेंज कर देनी है। यानी ये वेक्टर a था, इसको मैंने -2 से मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब -2 नंबर नेगेटिव नहीं है, माइनस का मतलब है मैंने उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी और मैग्नीट्यूड 2 गुना कर दी। नेगेटिव का मतलब है उसका एरो मैंने अपोजिट साइड पे लगाना है। इसकी लेंथ थी
इसको मैंने लेंथ को किया डबल, यहाँ पे लेंथ मैंने कर दी डबल, मगर साथ नेगेटिव है, नेगेटिव आया डायरेक्शन के लिए तो मैंने इसकी डायरेक्शन इधर लगाई है। जब 2 था +2 था तो डायरेक्शन इधर लगाई थी, माइनस का मतलब हमने डायरेक्शन चेंज कर दिया। तो नंबर नेगेटिव नहीं होता, नंबर जो है वो पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव जो साथ आ रहा होता है वो डायरेक्शन रिवर्स को रिप्रेजेंट करता है। अब ये जो नंबर था 2, ये सिर्फ नंबर था, इसके साथ कोई डायमेंशन नहीं थी। डायमेंशन से क्या मुराद है कि यानी ये 2 के साथ मैंने ये नहीं कहा ये 2 किलोग्राम है या 2 सेकंड है, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, या 2 मीटर पर सेकंड कोई वेलोसिटी या कुछ भी नहीं था। ये मैंने नंबर को मल्टीप्लाई किया विदाउट डायमेंशन। फिर मैं अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ पे मैंने लिखा है कि n जो नंबर था, ये जो ऊपर मैंने मल्टीप्लिकेशन किया विदाउट डायमेंशन है, उसके यूनिट नहीं होते, यानी 2 मैंने लिखा है उसके साथ कोई यूनिट नहीं मैंने लिखा। मगर जब मैं किसी ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करूँ जिसका यूनिट भी हो, इफ़ नंबर हैज़ डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब है उसके साथ यूनिट भी है, मतलब वो मैस है। लेट्स सपोज ये नंबर है 2 kg, ऊपर मैंने लिखा था सिर्फ 2, यहाँ पे 2 kg लिखा है, इसका मतलब ये मैस है, ये नंबर है और ये उसके डायमेंशन है, मैस है। इस 2 को मैं वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करता हूँ, वेलोसिटी वेक्टर से। जब वेलोसिटी को मैं मैस से मल्टीप्लाई करूँगा जो कि 2 किलोग्राम है, उससे मास को जब वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं उससे एक नया वेक्टर आता है। मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट आपने पढ़ा होगा, ये मोमेंटम के इक्वल होता है। यानी जब किसी वेक्टर को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें जिसके डायमेंशन हो या यूनिट हो तो हमारे पास एक नया वेक्टर आ जाता है। लेट्स सपोज ये p वेक्टर आ गया। इसी तरह एक और आपको एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स सपोज हमारे पास वेक्टर था एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन वेक्टर है, इसको मैंने मैस से मल्टीप्लाई किया, मैस कितनी है 3 kg है। मास को जब एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करें तो एक नया वेक्टर आता है जो कि फोर्स वेक्टर होता है, क्योंकि m और a = फोर्स होता है। तो इस तरह जब किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें जिसके यूनिट या डायमेंशन हो तो उससे हमें एक नया वेक्टर मिलता है। ठीक है, ये तो 3 तरह की हमने मल्टीप्लिकेशन पढ़ी। एक हमने मल्टीप्लिकेशन पढ़ी एक नंबर से, जो नंबर क्या है पॉजिटिव है। फिर हमने पढ़ा नंबर जो है उसके साथ नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि नंबर नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब है डायरेक्शन चेंज करनी है। फिर हमने नंबर से मल्टीप्लाई किया जिस नंबर के साथ यूनिट है, तो जब ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जिसके यूनिट हैं तो एक नया किस्म का वेक्टर हमें मिलता है। उसके बाद आते हैं हम, बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये लाजमी आपने करनी है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन इज़ अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ 1 इन दैट डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। अब ये डेफिनेशन क्या है इसको भी हम अंडरस्टैंड करते हैं। इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट अ डायरेक्शन, यानी यूनिट वेक्टर जो है वो किस लिए यूज़ होता है? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये इसका फार्मूला है, ए के ऊपर कैप लगाएंगे, ए यूनिट वेक्टर, ए कैप = वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। अब इस फार्मूले को हमने समझना है कि यूनिट वेक्टर को हमने वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड क्यों लिखा। मसलन मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक वेक्टर है ए 5 किलोमीटर ईस्ट, ये एक वेक्टर है क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है। अगर मैं सिर्फ लिखता हूँ ए, इस पर एरो नहीं डालता, इसका मतलब ये इसी वेक्टर की सिर्फ मैग्नीट्यूड है, मैंने 5 किलोमीटर लिखा, साथ डायरेक्शन नहीं लिखी। अब मैं क्या करता हूँ, इस वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करता हूँ। वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी है? 5। वेक्टर क्या है? 5 किलोमीटर ईस्ट, 5 किलोमीटर ईस्ट ये वेक्टर है। इस वेक्टर को मैंने किससे डिवाइड किया? वेक्टर की मैग्नीट्यूड से। इसकी मैग्नीट्यूड थी 5 किलोमीटर, 5 को 5 से डिवाइड करें तो आंसर आता है 1। जब वेक्टर को मैग्नीट्यूड से उसी की मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो चीज़ आती है उसकी मैग्नीट्यूड होती है 1 और बचती साथ में क्या है? डायरेक्शन। तो हमारे पास एक ऐसी चीज़ आई जिसकी मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन को वो बता रहा है कि ईस्ट डायरेक्शन है। यही बात हमने लिखी है कि यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर किसी भी डायरेक्शन में ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है? 1 उस ख़ास डायरेक्शन में। यहाँ पे वो डायरेक्शन क्या थी? ईस्ट डायरेक्शन थी। तो यूनिट वेक्टर कैसे आता है? जब हम वेक्टर को किससे डिवाइड करते हैं? उसकी मैग्नीट्यूड से। तो हमारे पास जो डायरेक्शंस है ना वो 3 डायरेक्शंस होती हैं। कौन कौन सी 3 डायरेक्शंस है हमारे पास? हमारे पास 3 एक्सिस हैं। कौन कौन से? एक्स एक्सिस हैं। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को आई कैप यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, वाई डायरेक्शन को जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखना है। जेड डायरेक्शन को के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं और एक डायरेक्शन होती है नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब है 90 डिग्री का एंगल। मसलन इसकी एग्जांपल है, हमारे पास एक एरिया है, ये एक एरिया है, इस एरिया की डायरेक्शन बतानी है, ये इसके साथ 90 के एंगल पे होगी। नॉर्मल एरिया की डायरेक्शन लॉन्ग द नॉर्मल होती है, उस नॉर्मल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए एन कैप यूज़ करते हैं। फिर एक पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? जो किसी पॉइंट की, ये कोई पॉइंट है, लेट्स सपोज ये एक पॉइंट है 2, ये कोई भी पॉइंट है ए बी, इस पॉइंट की पोजीशन बताना है ओरिजिन के लिहाज से। इसके लिए जो यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं, जो किसी पॉइंट की पोजीशन ओरिजिन के लिहाज से बताता है, उसे हम यूनिट वेक्टर का नाम देते हैं। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है नल वेक्टर। नल का मतलब है एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 0 हो
और डायरेक्शन आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का मतलब कोई भी। अब ये है क्या चीज़, इसको ज़रा अंडरस्टैंड करते हैं कि इफ़ अ वेक्टर ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, अगर कोई वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड क्या है, जीरो है और उसकी डायरेक्शन आर्बिट्रेरी है। मसलन इसको ज़रा अंडरस्टैंड करते हैं। एक वेक्टर है ए, उसका मैंने नेगेटिव वेक्टर लिया। नेगेटिव वेक्टर जो होगा उसकी मैग्नीट्यूड ए के बराबर होगी मगर डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। नेगेटिव का मतलब डायरेक्शन चेंज होगी। अब इस वेक्टर को और इसको मैं ऐड करता हूँ। ये मैंने ऐड किया, फर्स्ट वेक्टर था, उसके ऊपर मैंने उसकी हेड से सेकंड की टेल को ज्वाइन किया। ये इसकी टेल पहले के हेड से ऑलरेडी मिल चुकी है, यानी इसका जो रिजल्टेंट है वो ज़ीरो है, क्योंकि फर्स्ट की टेल और सेकंड का हेड मिल रहे हैं आपस में, इनमें कोई फासला नहीं है, तो रिजल्टेंट की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है। मगर चूंकि ऐड वेक्टर को किया तो ज़ीरो तो आंसर आया, मगर वो ज़ीरो होगा वेक्टर। अब उस कोई डायरेक्शन नहीं हम उसकी बता सकते क्योंकि उसकी मैग्नीट्यूड ही नहीं है। तो उसके लिए हम वर्ड क्या यूज़ कर लेते हैं, आर्बिट्रेरी कह देते हैं कि डायरेक्शन आर्बिट्रेरी है, एक सेंस बनाने के लिए। ये एग्जिस्ट नहीं करता मगर एक कंसेप्ट है कि जब एक वेक्टर को और उसके नेगेटिव वेक्टर को ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, नल वेक्टर आता है। तो इसी तरह इसके बाद हमारे पास एक लास्ट डेफिनेशन है। वो लास्ट डेफिनेशन है हमारे पास इक्वल वेक्टर की। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ़ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। दो वेक्टर ए और बी इक्वल होंगे अगर उनकी लंबाई भी बराबर हो और डायरेक्शन भी सेम हो। लंबाई बराबर और डायरेक्शन सेम, ये दो बातें हमने माइंड में रखनी है इक्वल वेक्टर के लिए। टू वेक्टर ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ़ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिगार्डलेस ऑफ पोजीशन ऑफ देयर इनिशियल पॉइंट। देखो ये दो वेक्टर हैं ए और बी, इनकी मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, ये इक्वल है, मगर इनका इनिशियल पॉइंट इन दोनों का सेम है, सेम जगह से शुरू हो रहे हैं, जहाँ से ये शुरू हो रहा है उसी लाइन से ये शुरू हो रहा है। ये वेक्टर ए जितनी इसकी लंबाई है उतनी इसकी लंबाई है, जो इसकी डायरेक्शन है उतनी इसकी डायरेक्शन है, मगर इसका इनिशियल पॉइंट और है, इसका इनिशियल पॉइंट और है। यानी इनिशियल पॉइंट बेशक डिफरेंट हो, रिगार्डलेस ऑफ इनिशियल पॉइंट से मुराद ये है कि बेशक उनका इनिशियल पॉइंट डिफरेंट हो, उनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, तो वो वेक्टर इक्वल होंगे। तो यहाँ तक ये सेकंड चैप्टर की कुछ डेफिनेशंस थी, इन्हें आपने अच्छी तरह करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।